नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। विगत 3 मई को गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कठोरा नाका परिसर की सम्मति कॉलोनी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजर रहे दुपहिया चालक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारी थी, जिसमें दुपहिया चालक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई थी। विगत 3 मई को घटित इस घटना के बाद अब तक आरोपी कार चालक का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में मृतक भीमसेन वाहने के परिजनों द्वारा लगातार आरोपी कार चालक की खोज करने की मांग की जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए गाड़गीनगर पुलिस ने 4 अलग अलग पथक तैयार करते हुए कार और उसमें मौजूद 3 लोगों की तलाश करनी शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों का पता देने वाले को 20,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। CP साहेबांना एवढीच विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर त्या आरोपींना पकडावा। आज जवळपास 23 ते 24 दिवस उलटून गेले, पण अजून सुद्धा त्या आरोपींना पकडल्या गेलेलं नाही। दर 2 दिवसांनी आम्ही 2-3 दिवसांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जातो, तिथले साहेब आम्हाला हेच म्हणतात तपास चालू आहे। आम्हाला तिथले फुटेज तिथे त्या एरियामध्ये भरपूर CCTV फुटेज आहे, पण आम्हाला एकही फुटेजमध्ये गाडी दिसली नाही। आम्ही तिथला डम डाटा घेतला, तो तपास चालू आहे। गाडीची बाकीच्या गाडींचे तपास चालू आहे, बस तपास चालू आहे। एक फाईल त्यांनी बनवून ठेवलेली आहे आम्हाला दाखवण्यासाठी की हा तपास चालू आहे। पण जो व्हिडिओ फुटेज ज्याच्यामध्ये क्लिअर कट दिसतं की एक गाडी आहे, पांढऱ्या कलरची गाडी आहे, टाटा बोल्ट आहे, त्या व्हिडिओ फुटेजशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा कुठलाही पुरावा आहे नाही। तर आम्हाला CP साहेबांना एवढीच विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर त्या आरोपींना पकडावं, अन्यथा आम्हाला आंदोलन केल्याशिवाय दूसरा पर्याय राहणार नाही। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया और विधायक बच्चू कडू ने एक बार फिर राज्य की महायुति सरकार और भाजपा को घेरते हुए कहा कि अगर सत्ता पास में है तो इसका यह मतलब नहीं कि निर्वाचन आयोग का मनमाना प्रयोग किया जाए। विधायक कडू के मुताबिक इस बार के चुनाव में जाति, धर्म व पैसा इन तीनों बातों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा इन सभी बातों की अनदेखी की गई है। विधायक कडू के मुताबिक लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कायम रहे, इस हेतु चुनाव करवाए जाते हैं और चुनाव पूरी तरह से साफ सुथरे, निस्वार्थ व निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसा माना जाता है, परंतु फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं चुनावी नतीजों के आकलन को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक बच्चू कडू ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया, लेकिन 4 जून अब बेहद नजदीक है और 4 जून को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इन दिनों अमरावती व बंडेरा शहर के सौंदर्यीकरण का काम मनपा द्वारा बड़े जोर शोर के साथ किया जा रहा है, जिसके लिए मनपा प्रशासन ने अमरावती व मुंबई में कार्यालय रहने वाले मोबियस आर्किटेक्ट को जिम्मेदारी सौंपी है। मोबियस आर्किटेक्ट के संचालक मेघा लड्डा व अखिल लड्डा की देखरेख में राजाबेट परिसर स्थित फ्लाईओवर के नीचे राम मंदिर के सामने स्थित उड़ान पुल के पिलरों पर रामायण की थीम साकार की जा रही है। इस काम में बंडेरा के कलाकार मनीष गुप्ता व उनकी टीम लगातार काम पर लगे हुए हैं। विगत 17 वर्षों से आर्किटेक्चर व इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में कार्यरत मोबियस आर्किटेक्ट द्वारा अमरावती शहर के सौंदर्यीकरण का काम लिया गया है। इससे पहले मोबियस आर्किटेक्ट ने मुंबई व पुणे जैसे बड़े महाशहरों में आर्किटेक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ ही अमरावती में भी कई नामांकित प्रोजेक्ट को साकार करने का जिम्मा संभाला है। वहीं अब शहर के अलग अलग चौक चौराहों का विभिन्न थीम आधारित सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बकाया कर वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसे आदेश मनपा आयुक्त देवदास पवार द्वारा दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि बकाया धनराशि की वसूली के लिए मनपा प्रशासन की ओर से विशेष कर छूट अभियान चलाया गया, जिसे मिली सफलता के कारण अब इस मुहिम की कालावधि को बढ़ाते हुए 31 मई तक किया गया है। मनपा परिक्षेत्र के नवसारी परिसर में विगत 12 साल से ठेका प्रणाली से सफाई कामगार के रूप में काम करने के बावजूद निजी ठेकेदार की तरफ से निकाल दिए जाने के चलते कामगारों पर भुखमरी की नौबत आ गई है। ऐसा कहते हुए कामगारों ने शुक्रवार 24 मई को जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर सरकारी निर्णय के मुताबिक नियमित रोजगार देने की मांग करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार को सौंपा। विगत 23 मई की रात बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जंगलों में मचानों पर जागते हुए वार्षिक प्राणी गणना व दुर्लभ प्राणियों के दीदार किए गए। इस प्राणी गणना में 12 स्थानों पर बाघ व 20 जगहों पर तेंदुए के दर्शन लोगों को हुए। वार्षिक प्राणी गणना के लिए हैदराबाद, मुंबई व पुणे सहित देश के अनेक भागों से वन्यजीव प्रेमी यहाँ पहुंचे थे, जो यहाँ आकर निराश नहीं हुए। 9 दिन बाद होने जा रही लोकसभा चुनाव की मतगणना हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। लोकशाही भवन परिसर में बैरिकेडिंग, मेज व कुर्सी लगाई जा रही है। साथ ही स्ट्रांग रूम की त्रिस्तरीय सुरक्षा के साथ मतगणना का भी सुरक्षा बंदोबस्त भली भांति प्रकार किया जा रहा है। 4 जून को सवेरे 7 बजे से शुरू होने वाली मतगणना की प्रक्रिया के लिए जिले के उप निर्वाचन अधिकारी शिवाजी शिंदे ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार 115 काउंटिंग प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच रही है। अमरावती लोकसभा मतदारसंघामध्ये 26 एप्रिल रोजी मतदान झालं। मतदानानंतर झालेल्या मतपेट्या सगळ्या लोकशाही भवन म्हणून जे आपण स्ट्रॉंग रूम केलेलं आहे त्या स्ट्रॉंग रूममध्ये ठेवलेल्या आहेत। त्याची मतमोजणी आपल्याकडे आता 4 जून रोजी होणार आहे। मतमोजणीसाठी जवळपास सगळी पूर्वतयारी प्रशासनाची झालेली आहे। आपल्याकडे 6 विधानसभा मतदारसंघामध्ये ग्राउंड फ्लोअरला मतमोजणी होणार आहे आणि त्याच लोकशाही भवनच्या वरच्या मजल्यावरती स्ट्रॉंग रूम आहेत।
तर 6 विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 18 टेबल EVM काउंटिंगसाठी आपण लावलेले आहेत. असे प्रत्येक उमेदवाराला EVMसाठी प्रत्येकी एका टेबलला 1 याप्रमाणे 108 उमेदवार त्यांना नेमता येतील. त्याचबरोबर पोस्टल बॅलेट मतमोजणीसाठी आपण 6 टेबल लावलेले आहेत आणि ETPBS काउंटिंगसाठी 1 टेबल. असे पोस्टलचे 6 आणि ETPBSचे 1 असे 7 एजंट असतील आणि EVM काउंटिंगचे 108 असे प्रत्येक उमेदवाराला 115 काउंटिंग एजंट त्या ठिकाणी नेमता येतील. जे आपले कर्मचारी आहेत मतमोजणी करणारे ते प्रत्येक टेबलला काउंटिंग सुपरवायझर प्रत्येक टेबलला 1 असेल. असे प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 18 टेबलनी आहे. जर बघितलं तर आपण 108 काउंटिंग सुपरवायझर असतील, 108 काउंटिंग असिस्टंट असतील आणि 108 मायक्रो ऑब्झर्वर असतील. याशिवाय विविध टीम केलेल्या असतात. काही मशीन घेऊन येणारी टीम असेल, वरती ठेवणारी टीम असेल, EVM मशीनच्या सीलिंगची टीम असेल, कॉम्प्युटर कंपायलेशन असेल, मॅन्युअल कंपायलेशन असेल. असे जवळपास 1,500 ते 2,000 कर्मचाऱ्यांचा जथ्था त्या ठिकाणी दिवसभर काम करणार आहे. 4 तारखेला सकाळी 8 वाजता आपलं काउंटिंग सुरू होणार आहे. काउंटिंग सुरू होण्यापूर्वी 8 वाजता उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीमध्ये स्ट्रॉंग रूम उघडली जाणार आहे. स्ट्रॉंग रूम उघडल्यानंतर सुरुवातीच्या पहिल्या राऊंडमध्ये पोस्टल बॅलेटचं काउंटिंग सुरू होणार आहे आणि पोस्टल बॅलेटचं काउंटिंग सुरू झाल्यानंतर मग EVM मशीनचं काउंटिंग आपलं राहणार आहे. जवळपास कमीत कमी 18 आणि जास्तीत जास्त 20 राऊंडमध्ये हे काउंटिंग होणार आहे. म्हणजे काही मतदारसंघामध्ये समजा मतदान केंद्र कमी आहे तर त्यांचं 18 राऊंडमध्ये मतमोजणी संपेल. मेळघाटसारख्या ठिकाणी 354 म्हणजे सगळ्यात जास्त मतदान केंद्र आहेत, त्यामुळे त्यांचे 20 राऊंडपर्यंत मतमोजणी चालेल. अशी ह्या 20 राऊंडमधली मतमोजणी आणि टपाली मतमोजणी ही एकत्रित करून अंतिम निकाल जाहीर होणार आहे. विगत कुछ दिनों से शहर में आए दिन किन्नरों के 2 अलग अलग गुटों में झगड़े व फसाद वाली स्थिति बन रही है और हर बार मामला पुलिस तक पहुंचता है. इस बार भी निमोरा परिसर में रहने वाली गुड्डीबाई उर्फ रेखा पाटिल ने बडनेरा पुलिस थाने में बजरंग टेकड़ी परिसर में रहने वाली आम्रपाली चौधरी एवं उसके सहयोगी किन्नरों के खिलाफ झगड़े व मारपीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बारे में जानकारी गुड्डीबाई ने आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी. ही जी आम्रपाली आहे ही वारंवार मला फोनवर धमकी देते, जीवे मारण्याची आणि याचं त्याचं नाव सांगते. आता कोमल बद्रेचं नाव सांगते, कधी संतोष बद्रेचं, कधी भारत चौधरीचं. आमच्या घरी गेलो त्या जीवे मारण्याची धमकी देते, शिव्या गाडी करते. आता परवाच्या दिवशी माझ्या घरी येऊन किती दांगडो केला, माझ्या कुंड्या फोडल्या, माझ्या घराला लाथा मारून मला मारलं, माझ्या शिष्याला माझ्या चेल्याला मारलं. आता मी काय करायचं, मी त्रस्त झाले म्हणून मी आता इथे आलेली आहे. अंजनगांव सुरजी शहर में विगत अनेक वर्षों से जलापूर्ति का नियोजन गड़बड़ाया हुआ है और लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है. जिसके चलते विगत दिनों गणेश नगर परिसर के लोगों ने जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पर घाघर मोर्चा ले जाया गया. इस समय मजीपरा कार्यालय के सामने मटके फोड़ने के साथ ही कुछ लोगों ने अपना मुंडन कराते हुए जीवन प्राधिकरण के कामकाज का निषेध किया. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर वैद्य के जन्मदिवस पर आज आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ रक्तदान किया. इस समय पद्मश्री प्रभाकर वैद्य के हाथों वृक्षारोपण भी किया गया. साथ ही शहर की विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्षों व पदाधिकारियों सहित राजनेताओं ने प्रभाकर वैद्य को जन्मदिवस के अवसर पर बधाई व शुभकामनाएं दी. पद्मश्री आदरणीय प्रभाकरराव वैद्य यांचा आज 93वा वाढदिवस. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, आजारिंद मंडळ आणि आदरणीय प्रभाकरराव वैद्य यांचे असंख्य चाहते यांनी अतिशय साध्या पद्धतीने केला. खरं तर आदरणीय प्रभाकरराव म्हणजे अमरावती जिल्ह्याचे नवे विदर्भाचे आधारवड आहे. सर्वे आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसानिमित्त वृक्षारोपण अनेक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत. तरी भगवंताला प्रार्थना करतो त्यांना दीर्घायुष्य मिळो, चांगलं स्वास्थ्य मिळो. धन्यवाद. अमरावतीला शिस्त आणणारे आणि तरुण पिढीला एक आदर्श असणारे, केवळ शैक्षणिक क्षेत्रात नाही तर राजकीय क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, त्याचबरोबरीने या शहरात गुन्हेगारी कमी व्हावी यांचा दबदबा आहे असे माननीय प्रभाकररावजी वैद्य यांचा आज वाढदिवस आहे. वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी आज त्यांना शुभेच्छा द्यायला आणि त्यांचे आशीर्वाद घ्यायला या ठिकाणी आलो.
भगवान परशुराम अन्नदान सेवा समिति ने शुक्रवार की शाम पीडीएमसी अस्पताल परिसर में अन्नदान करते हुए अन्नदान अभियान का 1000वां दिन पूरा किया। इस समय पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल भी उपस्थित थे, जिन्होंने समिति के पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में कभी भी सहायता की जरूरत पड़ने पर अपनी ओर से हर संभव सहायता देने की तैयारी दर्शाई। एसटी डिपो के सामने साइंसपुर के मैदान पर पिछले 45 साल से लगाए जा रहे अमरावती उत्सव मेले का इस बार भी शुक्रवार 24 मई को शुभारंभ हुआ। गर्मियों में छुट्टियां रहने से बच्चे मनोरंजन के साधन की तलाश में रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रहीम खान ने शहरवासियों के लिए उत्सव मेले के रूप में नई सौगात दी है। लालखड़ी परिसर में सरकार पैलेस के सामने एक व्यक्ति दवा की गोलियों को अवैध रूप से नशे के काम में लाने हेतु बेच रहा है। ऐसी जानकारी मिलते ही अन्न व औषधि प्रशासन विभाग तथा नागपुरी गेट पुलिस थाने के डीबी पदार्थ ने छापा मारकर जुनेद खान महबूब खान नामक 29 वर्षीय युवक को अपनी हिरासत में लिया। साथ ही उसके पास से नेट्रावेट 10 नामक 193 गोलियां जब्त की, जिसे बटन के तौर पर नशे की गोली बताते हुए बेचा जाता था। गौवंश तस्करी से गुस्साए गौ प्रेमियों ने आज दोपहर पंचवटी चौक के पास गौवंश लदे मिनी ट्रक को रुकवाया और गौवंश को नीचे उतारने के साथ ही मिनी ट्रक के साथ पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी। पथराव की घटना से परिसर में तनाव निर्मित हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही गाड़गनगर पुलिस के अलावा विशेष दस्ता भी मौके पर लपका। इस घटना की वजह से हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। गोविंदपुर से कोंडेश्वर मार्ग की ओर गोवंश को लादकर अवैध ढुलाई करते एक मालवाहक वाहन को बडनेरा पुलिस के डीबी पथक ने पकड़ा और 4 गोवंशी जानवरों को सुरक्षित बरामद करते हुए 2 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। पकड़े गए गोवंश को गोरक्षण संस्था में भेजा गया है। नामनगढ़ रेलवे तहसील के अशोकनगर में शनिवार को खेती की मशागत करते समय रोटावेटर में दोनों पैर फंस जाने की वजह से सतीश खड़ू नामक 93 वर्षीय किसान की मौत हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। गुरुकुंज मोजरी के निकट विश्व मानव मंदिर दास टेकड़ी डबरगांव मार्ग पर शनिवार 25 मई की दोपहर 1 बजे कोयले से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मामूली विवाद के चलते पड़ोसी के घर में घुसकर बच्ची सहित 2 महिलाओं पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किए जाने की घटना नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत पुसनेर गांव में घटित हुई, जिसमें नाबालिग आरोपी ने एक महिला पर 11 बार और दूसरी महिला पर 8 बार चाकू से वार किया। साथ ही इस हमले में एक छोटी बच्ची को भी 3 बार चाकू मारा गया। सभी घायलों को अमरावती की जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। चिखलदरा तहसील के हथरू गांव में 23 वर्षीय युवती का चिलाटी के 30 वर्षीय युवक के साथ 1 सप्ताह पहले रिश्ता तय हुआ था, जिसके चलते उक्त युवक अपनी होने वाली पत्नी से मिलने हेतु गया और दोनों जंगल में घूमने गए। जंगल में युवती ने युवक से कहा कि वह उसे पसंद नहीं है और युवती ने युवक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इस मामले में युवक द्वारा चिखलदरा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलपुरा परिसर में रहने वाली रूबी कुरिल नामक 20 वर्षीय युवती विगत 20 मई की सुबह 11 बजे से लापता है। इस बारे में युवती के परिजनों द्वारा राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस ने युवती की खोजबीन शुरू करने के साथ ही आम नागरिकों से इस युवती के बारे में कोई भी जानकारी रहने पर सूचित करने का आह्वान किया है। अपने घर पर बिना कुछ बताए अचानक लापता हुई 2 नाबालिग युवतियों को कोरहा पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर खोजकर उन्हें उनके अभिभावकों के हवाले कर दिया। 15 और 13 वर्ष की नाबालिग लड़कियां विगत 22 मई को दोपहर 1 बजे से अचानक लापता हो गई थी। ऑनलाइन टास्क पूरा करने का प्रलोभन देकर युवक के साथ 6,23,000 रुपए की जालसाजी किए जाने की घटना प्रकाश में आई। ठगे गए युवक का नाम राठीनगर निवासी ऋषिकेश देशमुख बताया गया है। साइबर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विगत दिनों खल्लार पुलिस थाना अंतर्गत रिश्ते में ससुर लगने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा 19 वर्षीय विवाहिता पर दुराचार किया गया था। इस मामले में आरोपी को खल्लार पुलिस ने चिखलदरा तहसील अंतर्गत घटांग से गिरफ्तार किया, जिसे गत रोज दरियापुर की अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने उसे 3 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया। 1 सप्ताह पहले बिस्मिल्ला नगर में शफीक राजा पर हमला करने के मामले में फरार रहने वाले आरोपी अहमद खान हसन खान को नागपुरी गेट पुलिस ने शुक्रवार की रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। मेलघाट वन्यजीव विभाग के जामली वन परिक्षेत्र में अवैध वृक्ष कटाई करने के मामले में वनपाल व वन रक्षक की मिलीभगत सामने आते ही विभागीय वन अधिकारी ने वनपाल व वन रक्षक को नोटिस देकर जवाब मांगा। साथ ही वनपाल राजेश धुमाले व वन रक्षक भाग्यश्री बिडकर को निलंबित कर दिया। बडनेरा शहर के दुर्गापुर रेल पटरी के पास मालधक्का परिसर में 24 वर्षीय परप्रांतीय युवक का शव बरामद हुआ। इस युवक की उष्माघात से मृत्यु होने की संभावना व्यक्त की गई है। मृतक की शिनाख्त छत्तीसगढ़ के भेलवंत फरसबहार निवासी गणेश भोई के तौर पर हुई है।